Good morning, sir. Good morning, beta. Good morning. How is everyone? Good morning, sir. Very good morning, Good beta. morning, sir. Good morning. How was the quiz today, everyone? हो गया था ठीक Sir, ठाक? nice. Yes, sir. Fine, sir. Sir, आशीष सर अब कैसे हैं? Hopefully, he will be discharged by the end of this week. He's still in hospital. And regarding that, मुझे status clear हो जाएगा इस हफ्ते के आखिरी में. Otherwise, from the next week, मैं खुद आपको फिर software engineering का part जो है वो आगे मैं बढ़ाऊंगा. So I'm just waiting कि things may be more clear to me. It has improved a lot, and hopefully he would be with us next week. मैं assume यही कर रहा हूँ. ठीक है? Okay, sir. So सर आपने अभी वो टेस्टिंग के मार्क्स रिलीज नहीं किए हैं ना? टेस्टिंग के मार्क्स मैं आज रिलीज कर दूंगा. आई विल डू दैट. ठीक है. और पहले वाले मार्क्स मैंने अपलोड भी कर दिए थे क्विज 1 के. क्विज 2 के अभी रिलीज नहीं किया. अटेंडेंस भी अभी नहीं पड़ी हुई है और रिलीज भी नहीं हो पाया है. आज हो जाएगा. मंडे को हुआ था, आज वेडनेसडे है. सो दैट वुड बी डन टुडे. ओके. एंड हाउ आर द स्टडीज गोइंग ऑन एवरीवन? Sir, fine. Fine, good, average, poor? Sir, fine, sir. Sir, still not yet started studying. Sir, बस अभी क्विज का ही पढ़ रहे हैं. फिर सर बाकी प्लेसमेंट वगैरह का देखते हैं. अच्छा. तो सभी क्विज के लिए जितना प्रिपेयर हो जा रहा है सर. हाँ. बट आई थिंक साथ साथ में अगर आप और पढ़ते चलो वो आपका ही उसमें अभी टच में रहता है ना. वॉट एवर वी हियर वी टेंड टू मतलब हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं तो हम लोग भूल भी जाते हैं. जैसे भी हम और तुम अभी बात कर रहे हैं 1-2 घंटे बाद हम लोग भूल जाएंगे. सब याद नहीं रहेगा. फिर जैसे जैसे समय बीतेगा चीजें और भूल जाती हैं. तो इस वजह से try to focus on the studies also simultaneously. And any issues in any subject which you have? मैं आपसे भी बात करता रहता हूँ. No, sir. करता रहता हूँ. बट अगर कोई बात होती है तो मैं तभी कुछ कर पाऊंगा या कह पाऊंगा उस फैकल्टी से जब मुझे भी पता चलेगा. या इसलिए मैं थोड़ा सा आप लोगों से पूछता रहता हूँ if there is something. एंड स्पेसिफिकली हम अगर बात करें तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि कंप्यूटर ग्राफिक्स को लेकर, बिकॉज आई हैव आस्क्ड आशीष सर की अगर कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें कि कुछ एल्गोज हों या टॉपिक्स हों जो उनको लगता है कि वो थोड़ा सा और उसमें समझाने की जरूरत है या टफ रहे हों तो एक बार फिर से क्लियर कर दें. बिकॉज मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि there are certain issues in specifically that subject. So आप अगर बता दोगे थोड़ा सा उनको भी मदद मिल जाएगी उन टॉपिक्स को लेने में. और अगर आपसे नहीं पता चलेगा तो मैंने उनसे यही कहा हुआ है इन दैट केस आप प्रेजेंटेशंस लें, जिससे प्रेजेंटेशंस होने से ना ये पता चलता है कि कितनी क्लैरिटी आई हुई है. वो हमें पता खुद चलेगा इस चीज को लेकर. So I don't know, he may be planning for those things. ठीक है. एक चीज मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि लास्ट सेमेस्टर की अगर हम बात करें तो स्पेसिफिकली मिनी प्रोजेक्ट में जो मुझे पता चल रहा था वो देयर वर सर्टेन चैलेंजेस विद यू स्पेशली इन कोऑर्डिनेशन. तो बीच में इंटरेक्शन आपका हो पा रहा था सर से कि नहीं हो पा रहा था? सर हो रहा था. ठीक है. एंड चलो
ठीक है। मोबाइल एप्लीकेशन का एक जो पेपर था, आई थिंक क्या नाम था उसका, एक मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, इन दैट सब्जेक्ट। सर एंड्रॉइड इलेक्टिव। हाँ इलेक्टिव था, दैट वाज इलेक्टिव। एंड एक चीज और मैं ये जानना चाहूंगा स्पेसिफिकली डीबीएमएस को लेकर। शायद डीबीएमएस के आपको ध्यान होगा कि एक तो जो वीडियोस आपके पास आ रहे थे लास्ट टाइम वो थोड़ा सा क्या कहते हैं, शुरुआत में धीमे धीमे बने, फिर बाद में आपको और मिल रहे थे। सो व्हाट डू यू फील रिगार्डिंग डीबीएमएस स्पेसिफिकली? क्या हम उसमें कुछ सर से रिक्वेस्ट करें, कुछ लेक्चर्स के लिए करा दें आपको, और लाइव लेक्चर्स इस समय, जिससे कि अगर कुछ इम्पोर्टेंट चीज लग रही है वो आपका, वो चीज मैं चाहूंगा कि वो जरूर आपके मतलब आप दैट शुड बी कवर्ड अप, जो शायद हमें लगता है कि क्योंकि जो सामने सामने जो बातचीत होती है वो शायद वीडियोस के थ्रू ना हो पाए। सो आर देयर स्पेसिफिकली एनी टॉपिक्स ऑफ डीबीएमएस जो हम चाहेंगे कि सर से मैं रिक्वेस्ट करूं कि इनको एक बार फिर से वो देख लें? व्हाट आर योर व्यूज? एंड आप एक चीज, इस चीज को ले एश्योर रहो, और क्योंकि आप तो मुझसे मिलते भी हो, कभी भी मैं आपसे जब इंटरेक्ट करता हूँ, हेड नाम जरूर है, बीइंग द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, बट मैं जो ट्रेडिशनल हेड्स होते थे उस तरीके से मैं हमेशा आप लोग से इंटरेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, बातचीत करता हूँ, और वो जो बात करना होगा फैकल्टी से वो मैं अपने लेवल पे करूंगा कैसे करना है। बट इफ देर आर सर्टन थिंग्स दो शुड बी रिजॉल्व, और अगर कोई ऐसी चीजें हैं जहां पर हमें लगता है कि इम्प्रूवमेंट हम कर सकते हैं तो हम उसको करें, या हमारा कोई चीज मान लीजिए लास्ट सेम का था, वो मिस हो गया था, हम चाहेंगे कि उसको हम लोग हमारे अब एग्जाम्स आ रहे हैं, प्लेसमेंट की एक्टिविटीज हो रही है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हमें लग रहा है, अगर कुछ स्पेसिफिक आपकी तरफ से हो तो वो किया जा सकता है। अदरवाइज मैं अपने आप सर से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ इस चीज को लेकर कि अगर उनको जो समझ में आ रहा है कि एरियाज हैं आप जो इम्पोर्टेंट है वो अपना कर दें। हेलो, एम आई ऑडिबल? हाँ, मतलब यस सर। बीच में तो एकदम आवाज ऐसी चली जाती है, शांति हो जाती है, पिन ड्रॉप साइलेंस जिसको कहते हैं। सर हम लोग की तो डीबीएमएस की जो क्लास होती है डिस्ट्रीब्यूटर की, सर उसमें बहुत सर कवर कर लेते हैं, तो सर जो उस क्लास में नहीं है उनको शायद कुछ प्रॉब्लम हो इंटरव्यू। हाँ, तो अगर कुछ ऐसा टॉपिक है जो आपको लगता है, क्योंकि फिरोज सर के पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी है, ही एज यू नो दैट ही इज बेसिकली जितना भी कॉलेज का जो बना हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने उन्हीं की निगरानी में बना हुआ है, और इनिशियल लेवल पे जो जब कॉलेज स्टार्ट हुआ था तो जो सॉफ्टवेयर बने हुए थे वो सर के ही चल रहे थे, चाहे लाइब्रेरी का अलग अलग चीजें हैं, तो ही हैज अ लॉट ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑल्सो। सो वो एक बुक की बात भी होती है और एक ऐसा चीज भी होती है ना जो एक्सपीरियंस से आती है। तो मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपसे जरूर कहूंगा कि अगर कोई ऐसे टॉपिक है या कोई पार्ट है जो आपको लगता है, और वो शायद लास्ट टाइम लाइव ना हुआ हो बट उन्होंने इस बार इलेक्टिव में वो कवर कर रहे हो, मे बी सही बात है, जैसा अरुण ने भी कहा कि वो इधर उन्होंने और अच्छा कवर कर लिया है बट कुछ लोगों को मिस हो रहा है, तो एक बार हम लोग गेस्ट लेक्चर में बाहर के लोगों को बुलाते हैं, वो लेते हैं, तो हमारे तो अपने पास साथ में जो लोग हैं उनके एक्सपीरियंस को यूज करते हुए अगर सबका अगर कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जो कि की एरियाज हैं, हम एक बार सबका कर लेते हैं, दैट्स नॉट एन इशू। हाँ, कब करेंगे वो हम लोग को देखना पड़ेगा, इट मे बी सैटरडे और एनी अदर डे, या क्योंकि वो तो खैर रह जाएगा, बट कम से कम पहले ये डिसाइड हो जाए ना बेसिकली हम ये करना चाहते हैं। थिंक अबाउट दिस थिंग, और आप फिर दैट केस अगर कुछ ऐसी सिचुएशन होती है आप मुझे पर्सनली बता सकते हो अलग, अगर आप अभी नहीं बता रहे हो तो either through mail or either through phone or WhatsApp, whatever the mean which you feel free to. But yes, I would like कि for example fourth sem में हम लोग जब थे और अचानक जो सिचुएशन अराइज हुई और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ऐसे टॉपिक्स हमें लगते हैं कि हमारे उस समय हो जाते तो अच्छा होता और हमारे फायदे का है, तो हम लोग बीच बीच में इसको कर सकते हैं। आई थिंक एवरीवन वुड एग्री। ठीक है सर। एक ये था कि सर अभी एक हाइक एजुकेशन करके कंपनी आई थी जिसमें एमसीए ऑप्शन नहीं था। मैंने सर ग्रुप में भी वो क्वेरी डाली थी और मैम को कॉल किया था पर मैम ने कॉल रिसीव नहीं किया।
और जिन्होंने बीसीए भर के एजुकेशन क्वालिफिकेशन में कर दिया था उनके पास आज मेल आया जीडी के लिए। सर हम तो इसी डाउट में थे कि एमसीए नहीं है, कुछ तो ही नहीं क्लियर, सर हमने तो भरा ही नहीं है सर। कहूंगा जैसे आपका एक केस पहले भी हुआ था कॉग्निजेंट वाला, आपने मुझे ध्यान आ रहा यस सर। और मैंने उस समय भी ये चीज बोला हुआ था कि आप जो है एक काम ये जरूर करो, फोन से कर दिया ठीक है, बट मेक इट अ हैबिट कि एक बार हमने कह दिया, रिजॉल्व नहीं हुआ, उसके बाद गिव अ मेल और उस मेल का सीसी मुझे कर दो। तो उससे क्या होता है ना कि मैं फिर उसको ऑफिशियली अपने ईमेल आईडी के थ्रू जब रीडायरेक्ट करूंगा ये, तो उस मैटर में थोड़ा सा तेजी आएगी। सो स्टिल मतलब ये तो फ्यूचर की बात है। अब इस सिचुएशन की बात कहें जो अभी आपके सामने फेस है कि जिनके वजह से आपके पास जो जीडी हो रहा है, ये बात हो रही है, यू फर्स्ट ऑफ ऑल आस्क कि इस वजह से अगर ऐसी सिचुएशन हो गई है जिसकी वजह से आप नहीं दे पाए हो, वुड देयर बी एनी पॉसिबिलिटी इन कमिंग फ्यूचर कि आपको वो उस तरह की चीजें फिर से मतलब वो कंपनी आपको फिर से ट्रीट करते हुए आपको कहीं किसी उस एक्टिविटी में जब फिर हो रहा है वो इन्वॉल्व कर ले। अब जैसे होता है ना टीसीएस, अगर टीसीएस का देखें तो टीसीएस एक दिन के बजाय वो तमाम दिन लेता रहता है। यस सर। का क्या सिचुएशन है उस कंपनी का कि वो वन डे में कर रही है या बार बार कर रही है, तो अगर डेटा चला जाए, अगर कुछ आपको मदद मिल जाए तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको क्वेरी करो। बट इफ यू फील बिकॉज नाउ यू आर हैविंग टू एक्सपीरियंसेस, सो मेक इट अ हैबिट कि हमने ग्रुप में डाल दिया तो डाल दिया, बट पोलाइट मैनर में एक तरीके से हम इसको फिर मेल पे भी कर दें, दैट्स बेटर। तो कॉग्निजेंट के लिए मैंने उनको कॉल किया था, मैम कह रही थी कि अब ये फाइनल लिस्ट है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकता, तो यू हैव टू बेयर इट। तो सर उसमें हम क्या ही कर सकते थे? अच्छा ठीक है, नहीं उसके बाद वो तो आपने एग्जाम तो दिया ना, दिया yes, दिया sir. हाँ, तो अब रिजल्ट आने पर क्या इम्पैक्ट उसका करेगा? सर मेरे ख्याल से तो नहीं करेगा बेसिकली। फिर तब भी सर अगर एजुकेशन की मतलब वो जब वैलिडेशन होगा तो प्रॉब्लम ना करे, तो इसलिए सर। हाँ, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए ये रिक्वेस्ट कर सकते हो कि मतलब देखो अंत में जो डिसीजन लेना है वो तो कंपनी को लेना है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट व्हाट वी कैन डू इज दैट एटलीस्ट वी कैन मेक आवर एफर्ट जरूर करना चाहिए इस चीज को कि अगर आपके लेवल से एफर्ट होना चाहिए, उसके बाद फिर जो कंसर्न पर्सन को जिनको ईमेल गया हुआ है उनके तरफ से एफर्ट होना चाहिए। अंत में अगर सबने मना कर भाई अंत में अगर कंपनी ने मना कर दिया तो एक अलग इशू हो गया, बट वी हैव टू ट्राई rather than just talk. Yes. That's why I'm saying ki make it a habit to also to write an email apart from verbally telling. Not only in this case, बल्कि rather even in future जब आप कभी भी जाओगे किसी कंपनी में, आप जब जॉब करोगे तो वहां पे जब चीजें अकाउंटेबल होती हैं, और अकाउंटेबल बनाई कैसे जाती हैं, अकाउंटेबल बनाने का एक तरीका यही होता है कि हमने ईमेल कर दिया तो डिजिटल फुटप्रिंट्स कैन नेवर बी डिलीटेड और वो ऑथेंटिकेटेड होते हैं। तो इसलिए हमने अपने लेवल पे एक बार बात कर ली, ठीक है, और साथ में हमने मेल भी कर दिया। जो भी सिचुएशन है, वी आर नॉट सेइंग एनीथिंग, इट कैन बी इन आवर फेवर, इट कैन नॉट बी इन आवर फेवर, both are things we are ready for that, but we should at least try for that. I hope you are agreeing with this. हाँ? Yes sir, yes. हेलो सर। हाँ बेटा बताओ प्रभु। सर अभी पल्लवी मैम को फोन किए थे इसी के रिगार्डिंग कि ये जीडीडी से क्या रिलेटेड है, तो सर वो उन्होंने बोला कि एमसीए पे मैंने भेजा था, हाँ तो वो यूजी वालों के लिए था ये हाइक एजुकेशन, तो अच्छा। मैंने कहा हाँ मैम भर तो दिए थे, तो मैंने कहा कि अदर्स में मैंने परसुइंग एमसीए फ्रॉम दिस कॉलेज लिख दिया था। हाँ। तो कहीं ठीक है फिर आप जो है जीडी दीजिए, ऐसा वो बोलने लगी। हाँ। फिर कहीं डिटेल्स आप अपनी भेज दीजिए, तो भाई समझ नहीं आ रहा सर, एकदम से जीडी ना कोई राउंड हुआ ना कुछ हुआ। तो नहीं वो तो मैं एक चीज ये कहूंगा, ठीक है एकदम से जैसे तुमने शायद बोला दैट जब प्रोफेशन की अगर हम बात करें तो कभी कभी तो ऐसी भी सिचुएशन होती है ना कि हम वी हैव टू ऑलवेज टू बी ऑन आवर फुट, इन द फुट का मतलब जैसे प्रोफेशनल स्टडीज में अगर देखा जाए तो जो प्रिपरेशन लीव होती है वो मैक्सिमम हमारे समय में 3 दिन की मिलती थी, और अगर आप भी देखो तो हमेशा हमें एक तरीके से तैयारी करती रहनी चाहिए। तो अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि हम कम से कम जीडी को फेस करें, और देखो एक दिन में कोई जीडी के लिए तैयार नहीं होता है, और अगर आपने उसके लिए मान लेते हैं 1-2 बार आपने प्रैक्टिस कर लिया, करना चाहिए, बल्कि आपस में ही हम लोग एक्टिविटीज को, इवन ट्यूटोरियल्स को हम लोग एक जीडी के फॉर्म में किसी चीज में इस तरह से इन्वॉल्व कर सकते हैं जहां पर हम लोग आपस में बात करें, या वो प्रैक्टिस ही, और ये चीजें धीमे धीमे आती हैं। बट अगर वो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है और अचानक मान लीजिए आपसे कहा जाता है कल आपके पास एक कंपनी की अपॉर्चुनिटी, आप उसको एग्जाम दीजिए, तो क्या आप मना करोगे?
मुझे लगता है कि हम ट्राई तो करेंगे। मैंने बोल दिया मैम से कि ऐसी सी बात है, मैं दे दूंगा। हाँ ठीक है, उसको दे दो, कोई बात नहीं। कम से कम एक एक्सपीरियंस होता है चीजों का, जब आप रियल लाइफ में जाते हो आप एक्सपीरियंस भी इस चीज का गेन करोगे, कैसे हम एग्जाम दे रहे हैं, कैसे हम जीडी दे रहे हैं। और तुम ये भी पाओगे कि कंपनी टू कंपनी चीजें वेरी करती रहती हैं, इवन उनकी रिक्वायरमेंट वेरी करती रहती है, चीजें फिक्स नहीं होती हैं। और कहीं तुम्हारी जब जहां स्ट्रेंथ तुम्हारा और मैच कर जाता है और उनकी रिक्वायरमेंट, वहां पे क्लिक हो जाती है चीजें। तो ये भी वेरिएशन होता है, हाँ रिक्रूटमेंट हो जाता है, यू नेवर नो। तो इसलिए वो ट्राई भी करते रहना चाहिए एंड लुक आउट फॉर अपॉर्चुनिटीज एंड डोंट थिंक लाइक दिस कि हमें प्रिपरेशन चाहिए। प्रिपरेशन वाला चीज तो ठीक है, बट कमिंग इन फाइनल ईयर भी अब खत्म ही हो रहा है आपका। तो अब हम जब निकल रहे हैं तो हमारे पास जो सामने अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको अवेल करने की कोशिश पूरा तुरंत करना चाहिए। Yes, और अगर याद करो तो जो एक एलुमनाई का टॉक हुआ था, तो उसमें अभी लास्ट वाले में आशीष आया हुआ था, आशीष एसेंचर से। ही वाज 2010 पास आउट फ्रॉम हियर, आशीष अरोड़ा। अगर आप चाहोगे तो मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट कर दूंगा, ही विल बी वेरी हैप्पी टू इंटरेक्ट विद यू। एक तो दो रीजन से, एक तो कॉलेज के लिए वो उसने इंटरेक्शन किया ही, बट ही बीइंग एन एमसीए, तो एमसीए से डायरेक्टली बात करने के लिए उसे ही इज रेडी फॉर दैट। देन अगर आपने उनका स्टेटमेंट सुना था, देन व्हाट डिड ही से कि वो जब उसका रिक्रूटमेंट हो गया था वहां पर और वो गया हुआ था, तो उसके बाद उसने जो काम किया, उसको अपॉर्चुनिटी जो मिली वो सैप पर मिली। और उसने जो है बेसिकली सैप में क्या है, ऐसे काम पे मिली जहां पे कस्टमाइज्ड सोल्यूशन उसको देने थे, जिसमें कि कोडिंग की जो सिचुएशन थी वो कम थी, कोडिंग कम लग रही थी, रादर उसको हमें कस्टमाइज एज पर क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट करना पड़ रहा था। तो हमारी स्ट्रेंथ कभी कभी ऐसी होती है, पर हमें अपॉर्चुनिटी ऐसी मिली। तो हम जब कंपनी में जा रहे हैं, किसी जगह जा रहे हैं, वी हैव टू बी ओपन फॉर ऑल। चीजें डायनेमिक होती रहती हैं, चेंजेस होते रहते हैं, टेक्नोलॉजी भी बदलती रहती है, तो हम उसके लिए बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। हाँ ठीक है, ये अपॉर्चुनिटी मिली है, तो वही ज्वेल होता है जो सिचुएशन के अकॉर्डिंगली अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर ले। नहीं भी आता है तो सीखने का एक चीजों का जज्बा है। हाँ, सो इन दैट ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है जब आप कंपनी में जाओ, तो हमेशा हम इस परिस्थिति के लिए पॉजिटिव माइंड फ्रेम के साथ अगर इंटरेक्ट करते हैं तो सक्सेस होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ठीक है? यस सर। तो अगर मैं कहूँ तो मैं अपनी बात भी कर सकता हूँ इसमें। आशीष का तो एग्जांपल है ही। मैंने पता नहीं किसी आपको कभी बताया था कि नहीं बताया था कि जब मैं ज्वाइन किया था, क्योंकि मैं तो मेनली एकेडमिक्स में ही आना चाहता था और बाई चॉइस में एकेडमिक्स में आया। तो जब मैं यहाँ पर आया हुआ था तो जो हेड थे उन्होंने मुझसे पहले पूछा जब रिक्रूटमेंट हुआ कि आप क्या पढ़ाना चाहते हो, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। तो जैसे सबकी स्ट्रेंथ होती है, जैसे आज के समय में कोई कहे कि मेरी स्ट्रेंथ ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मेरी स्ट्रेंथ ये है, मैं इसमें जाना चाहता हूँ, तो मैंने भी अपनी बात बताई कि सर मेरी स्ट्रेंथ कंप्यूटर नेटवर्क्स है, और अगर मैं बच्चों को कंप्यूटर नेटवर्क्स पढ़ाऊंगा तो मुझे लगता है कि बच्चों को बहुत बेनिफिट होगा। सो इन दैट केस ऐसी सिचुएशन जब आई तो उन्होंने उस समय तो ओके कर दिया, रिक्रूटमेंट यहाँ हो गया, मैं यहाँ पर आया। बट परिस्थितियां ऐसी बनी कि शायद मुझे कंप्यूटर नेटवर्क नहीं मिला इन दैट के, और मुझे मिला क्या, वो मुझे उस समय मिला यूनिक्स। उस समय यूनिक्स भी एक पेपर के रूप में था, और यूनिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें शायद मैं उतना कॉन्फिडेंस नहीं था, बट मैं आई टुक इट। तो एक हफ्ते पढ़ाने के बाद अचानक फिर कुछ चेंजेस हुए, और एक हफ्ते पढ़ाने के बाद जब चेंजेस हुए तो ये आया कि भाई इस समय गौरव रिक्वायरमेंट आ रही है कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा दो, तो उसको मैंने ले लिया। इसका मतलब क्या, जब लाइफ में हम आगे बढ़ रहे हैं, यू हैव टू जस्ट लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज एंड ट्राई टू ग्रैब देम। और ये अगर हैबिट रहेगी, चाहे हम जिस ऑर्गेनाइजेशन में जाएं या जैसे भी जाएं, तो फिर आप हमेशा उस चीज में फिर एक्सेल करोगे धीमे धीमे लग के। एक बार मुझे याद ये भी आ रहा है कि आप लोग तो अभी, आपको तो रतन सर ने डा पढ़ाया हुआ है, और जब डा पेपर एकदम नया नया आया हुआ था तो वो बड़ा ही वल्नरेबल पेपर था। वल्नरेबल इन द सेंस कि उसमें काफी टीचर्स भी चेंज हो रहे थे। सो इन दैट केस डा जब से एक, चूंकि मैं आगरा यूनिवर्सिटी से मेरा था, आप लोग AKTU से जैसे हो, मेरा एफिलिएशन आगरा यूनिवर्सिटी से था, तो उस समय मेरे कोर्स में डा नहीं था। बट मुझे जब ये कहा गया कि आप इसका क्या पढ़ाना चाहोगे, देन आई टुक इट एज एन अपॉर्चुनिटी, खुद भी सीखा, और शुरुआत के बैचेस को फिर डा मैंने पढ़ाया, रतन सर या और भी लोग बाद में आए, और उसमें स्टेबिलिटी आई। सो लुक आउट फॉर अपॉर्चुनिटीज, हैव अ हैबिट टू लर्न, चीजों को हम सीखते रहें।
ये हमारी आदत होना चाहिए। अ पर्सन हु डिनाइज टू लर्न वो डिनाइज टू प्रोग्रेस, ये ध्यान रखना। तो चीजों को सीखते रहो और कभी भी कुछ मिल सकता है उस चीज को तुम उसको फेस करके उसमें फिर एक्सेल करने की कोशिश करो, जो बेस्ट कर सकते हो। ठीक है? Yes, sir. Any other thing which you would like to share? बड़ा प्रेशर आ गया सर इधर भी। क्या प्रेशर नहीं, अपॉर्चुनिटी है। पहले तो ये बात समझो, प्रेशर अगर इसको लोगे तो सबसे पहले जब वर्ड प्रेशर आ जाता है तो मन में जो फीलिंग आती है वो आती है दबाव। दबाव पॉजिटिव सेंस में नहीं आता है। जैसे कोई भी आप अपने आप को आगे कैसे बढ़ाते हो? एटीट्यूड से। कोई किसी को 100% नहीं आता, मुझे भी नहीं आता है। मैं जो आपसे पढ़ा रहा हूँ या मुझे जो आता है या इवन मैंने जो आपको कभी पढ़ाया होगा, अगर आप ये कहो कि मैं एकदम परफेक्ट हूं तो मैं गलत बात है। 100% तो कभी कोई कंप्लीट परफेक्शन तो हो ही नहीं सकता है। तो पहली बात तो एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रखना पड़ेगा, एटीट्यूड हमेशा लर्निंग रखना पड़ेगा। अगर हम ये सब चीजें सोचने लगे कि मेरे पर दबाव आ रहा है, मेरे पास सिचुएशन ऐसी आ रही है कि मुझे लग रहा है कि अब क्या होगा, अनसर्टेनिटी है, तो तुम अगर देखोगे तुम उसी के बारे में सोचते रहोगे। तो जो मेरा प्रेशियस टाइम है मैं सोचने में चला जाएगा और मैं फिर पॉजिटिव वर्क कैसे करूंगा? गलत कह रहा हूँ? हमारे लिए तो जरूरी पॉजिटिविटी है, तो पॉजिटिविटी के साथ सीखते रहो, पॉजिटिविटी के साथ अपीयर हो। बस वो क्लिक करने की बात होती है जहां पे हमें वो अपॉर्चुनिटी अवेल करने की बात आती है। दैट्स ऑल। सो कुछ चीजें हैं जो हमें अपने पास से हटा देना चाहिए। पॉजिटिविटी मस्ट है और प्रेशर वर्ड नहीं होना चाहिए। पहली बात, प्रेशर नहीं, बल्कि उसको मैंने बदल दिया, ये प्रेशर नहीं अपॉर्चुनिटी है। Yes, sir. अभी हाल में मैंने जैसे कुछ लोगों से मैंने बातचीत भी किया था, जैसे तमाम तरह की सिचुएशन चल रही है और चलो आज हम पढ़ाई के अलावा भी बातें कर रहे हैं, कोई हर्ज नहीं है। अभी जैसे सिचुएशन चल रही है कि प्लेसमेंट हो रहा है, हमारा प्लेसमेंट कैसे होगा, क्या होगा। तो अगर देखो तो हम लोग इस चीज को लेकर सबसे पहले परेशान हो जाते हैं कि मुझे कोडिंग नहीं आती है। तो अगर हम यहाँ दो एस्पेक्ट देखें, पहले कोडिंग है क्या चीज और हमने क्या कोडिंग की हुई है, कोडिंग हमने क्या सीखी हुई है। हम कोडिंग को कहाँ तक मानते हैं? हम कोडिंग को ये क्या मान गए हैं कि हमें चलो सी आता है, जावा आता है, डॉटनेट आता है, ये तमाम सारे शब्द हम लोग बोल देते हैं, पर अगर देखो तो बेसिक कंस्ट्रक्ट्स तो वही है, फॉर लूपिंग वही सभी में है। आपके पास कंडीशन कैसे किया जाता है, सच सिंटेक्स बदल जाता है, इफ देन एल्स वाला, पर चीजें वही हैं। तो आप जब कोडिंग करते हो, प्रोग्रामिंग करते हो, तो सिर्फ और सिर्फ एक चीज रहता है, वो ये है कि आपको सिंटेक्स समझ में आता है, बट एक्चुअल में जब हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले जाएं, ये एबिलिटी खुद के अंदर अगर डेवलप हो जाए तो ज्यादा अच्छी बात है। तो उस पर भी फोकस करना चाहिए। बट फिर भी कुछ लोग हो सकते हैं ना कर पाए। तो आईटी डोमेन सिर्फ वहीं तक लिमिटेड नहीं है कि हमें कोडिंग करना है। हमारे पास जैसे अगर देखा जाए टेस्टिंग में, तो मैंने कोडिंग की बात ही कम की है। रैदर अब हमने तो यहाँ पर बात किया हुआ है कि यहाँ पर टेस्ट केसेस बनाने ऐसे हैं जहां पे हमें अपने प्रोडक्ट को फेल करवाना है, जिससे कि हमें और गलतियां कहाँ कैसे हो रही हैं वो हम उसको पता कर लें, बग्स को हम आइडेंटिफाई कर लें। उसी तरीके से हम अपनी वेबसाइट, हमारे पास एक ऑप्शन हो सकता है जिसमें फ्रंट एंड, बैक एंड डेवलपमेंट, फ्रंट एंड डेवलपमेंट, स्टैक डेवलपर की बात कर लेते हैं। तो वहां पर अगर मेरे पास इमेजिनेशन ऐसा है, कोडिंग कम है, तो उस केस में शायद मेरी स्ट्रेंथ उधर चली जाएगी कि हम उसको डेवलप कर सकें। फिर अगर मैं कहूँ तो मान लेते हैं जैसे कुछ बच्चे हैं जो मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग की बात कर रहे हैं, जो नए नए हमारे पास टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, तो उसमें भी अगर पाओगे तो जहां तक मैं जानता हूं, क्योंकि मैं अभी आजकल पाइथन सीख रहा हूं, मैं खुद सीख रहा हूं, मुझे नहीं आता है, मैं ये बता रहा हूं। तो मैं जो समझा हूं कि पाइथन में रिलेटिवली कोडिंग करना ज्यादा आसान है, तो हमारे पास फिर उस कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज करना, जिससे कि हम मशीन लर्निंग और इन सब कॉन्सेप्ट्स को इम्प्लीमेंट कर सकें, वो हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। तो वो एक एस्पेक्ट हो सकता है, आईओटी का एस्पेक्ट हो सकता है, चीजें अलग अलग हैं, बट उस चीज को लेकर हताश नहीं होना है। कुछ लोग हमसे बात ये किए हुए थे कि सर मेरे पास एलिजिबिलिटी नहीं है और क्या हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाली है। तो पहली बात तो देखा जाए तो हमारा जो ये होता है, क्या कहते हैं, सिचुएशन आती है जब कोई कंपनी आती है, तो शुरुआत में कंपनी तुम्हें जानती नहीं है,
वो क्या जानती है कि तुम अभी तक पढ़ रहे थे, तो वो उसके बेसिस पर वो फिल्टरिंग करती है, तमाम सारे लोगों को एक साथ नहीं करती है, कुछ कंपनीज ऐसे करती हैं। एक पर्टिकुलर स्टेज के बाद के लोगों को वो कहती है कि भाई हम इन लोगों का टेस्ट लेंगे, फाइन। हाउएवर जिनके मान लेते हैं 60% नहीं है, तो क्या कभी वो ऐसे कंपनी में नहीं जा सकते हैं? ऐसा भी नहीं है। रैदर जब उनको कोई जॉब मिल गई, उनको कोई अपॉर्चुनिटी मिल गई, तो उनके पास 1 साल 2 साल का एक्सपीरियंस हो गया, तो जब फिर जाएंगे उस कंपनी के पास, उनका इंटरव्यू होगा, तो उनसे उनके मार्क्स नहीं पूछे जाएंगे, आपके अब आप मार्क्स कितने हैं, मार्क्स सब पूछे जा रहे हैं एज अ फ्रेशर ओनली। तब पूछा क्या जाएगा, अच्छा 2 साल से आप काम क्या कर रहे थे, आपके वर्क के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। सो वर्क अगर हमने कायदे से किया होगा, हम तभी तो जवाब दे पाएंगे, अदरवाइज नहीं दे पाएंगे। मेरा एक फ्रेंड था जो कि मतलब मेरे बैच में ही था एमसीए में, और मैं जब यहाँ पर ज्वाइन किया था, वो इसी कॉलेज में, वो भी हमारे साथ ही बाद में कुछ समय बाद वो भी उसने भी ज्वाइन किया था। एंड व्हाट बट ही यूज्ड टू डू, उसकी टीचिंग पैशन उतना नहीं था, रादर वो इंडस्ट्री में जाना चाहता था। तो दिन में कॉलेज में रहता था, वो अपना फ्रीलांसर की तरह या तो कोई डेवलपमेंट करता था, या और एक कंपनी है कॉल लखनऊ में, एक मार्क सॉल्यूशंस है, वहां पे उसने ज्वाइन किया हुआ था, वहां पे कुछ समय देता था। तो जब बाद में एक सिचुएशन आई, आफ्टर 2 years ही टीसीएस में अपॉर्चुनिटी मिली, बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस व्हिच ही हैड गेन्ड एट अ सॉफ्टवेयर कंपनी, तो वहां पर उससे मार्क्स नहीं पूछा गया, रैदर उसके वर्क के बारे में पूछा गया, और उसकी जो पैकेज जो फिर मिली वो अकॉर्डिंगली ही मिली, जो वो डिजर्व शायद वो करता था। सो पैशन रखो चीजों को सीखने का, और अपॉर्चुनिटी को देखते रहो, वो अपने आप मिलेगा, ठीक है। एनीथिंग एल्स विच यू वुड लाइक टू डिस्कस? हाँ, कभी कभी ऐसी बातें हो जानी चाहिए, पढ़ाई तो हो जाती है, मैं आपको पढ़ाता नहीं हूं, मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको गाइड बस करता हूं, मैं गाइड कर सकता हूं, रास्ता दिखा सकता हूं, थोड़ा बहुत पढ़ा सकता हूं, बट एक बार आपको गाइड करने के बाद अगर आपके मन में ये आता है कि हाँ हम भी इसको जो है पढ़ें और आगे देखें, तो मेरा तो मैं एज अ टीचर ही मानता हूं मैं तब सक्सेसफुल हुआ, ठीक है। हम शायद एक टेंडेंसी होने की वजह से ना क्विजेस को रखे हुए हैं, और मंडे को क्विज है, सैटरडे को क्विज है, फ्राइडे को क्विज है, तो एक आदत हो जाती है ना, क्विज आ रहा है तो हम पढ़ना शुरू करते हैं। बट दिल से तो मैं यही चाहूंगा कि तुम लोग जो है चीजों में इंटरेस्ट आए और खुद उस चीज को पढ़ना शुरू करो अपने आप, और इंटरेस्ट अगर डेवलप हो गया तो एक पर्टिकुलर फील्ड में कहीं पर भी तुम जाओगे, एक्सेल करोगे, ठीक। और कुछ बात करना चाहते हो? क्योंकि आज तो एकदम हम लोग बातचीत करने लगे, चलिए अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। बट मैं सोचा था शुरुआत में पूछूंगा, फिर मैं आगे बात करूंगा अपने टॉपिक को, कोई हर्ज नहीं। सो और किसी को फिर आज इसी पे हम डिवोट कर लेते हैं। एनीथिंग व्हिच यू वुड लाइक टू शेयर और डिस्कस? नहीं तो फिर पढ़ाना शुरू करूं। यस सर, अभी तो सर क्वेरी नहीं है। अच्छा ठीक है, तो रिग्रेशन टेस्टिंग और के बारे में हम लोग ने अपने लास्ट लेक्चर में बात किया हुआ था। सो रिग्रेशन टेस्टिंग अगर कोई डिफाइन करे तो कैसे करोगे? व्हाट एग्जैक्टली इज रिग्रेशन टेस्टिंग? एनीवन? और रिग्रेशन टेस्टिंग में, और जो नॉर्मल हम लोग जब एक प्रोडक्ट को बनाते हैं, जैसे उसको मैं कह सकता हूं डेवलपमेंट करते हैं, तो डेवलपमेंट टेस्टिंग, इन दोनों में तुम्हें अंतर क्या लगता है? रिग्रेशन टेस्टिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ पहले? अगर जो लोग लास्ट लेक्चर में थे उनको क्लियर हुआ होगा, होना चाहिए। रिग्रेशन टेस्टिंग में बेसिकली जो डेवलप सॉफ्टवेयर होता है या डेवलपिंग सॉफ्टवेयर होता है, उसकी सारी फंक्शनैलिटी चेक करते हैं। हाँ। और इन केस कोई भी एरर या कुछ भी बग होता है, तो हम या तो फिर से रिक्रिएट करेंगे पूरा ऐप, अगर यूजर के पास जब डिप्लॉय हो गया हो या कुछ भी, या तो उसमें ऐसे चेंजेस करेंगे जो शुरुआत से चेंजेस करने पड़ते हैं। हाँ ठीक है, तो हम अगर और कोई पहले बोलेगा, कोई और कुछ कहना चाहता है, कोई और किसी और के व्यूज भी हों? मैं चाहूंगा ना, मैं देखो हैबिट डालो, बोलना जरूरी है। एनीवन? अरुण ने ठीक कहा, अपनी बात बताई।
तो हम यहाँ पर रिग्रेशन टेस्टिंग की जब बात कर रहे हैं तो अपने लास्ट लेक्चर में जब डिस्कस किए थे तो बेसिकली चेंजेस के बारे में बात किए थे, मॉडिफिकेशंस के बारे में बात किए थे, और हम एक चीज ये इस चीज पर एग्री किए थे कि हमारा सॉफ्टवेयर चेंज होता है, मॉडिफाई होता है, और वो उसके कारण अलग अलग हो सकते हैं, और हमने तमाम सारे कारणों के बारे में भी बात किया था। काफी ऐसे बग्स थे जो कि हमें उस समय नहीं मिल पाए, बाद में हमें मिले, की वजह से हमें चेंजेस करने पड़ रहे हैं। मेरी सिचुएशन, मेरे जिसके लिए मैंने प्रोडक्ट बनाया हुआ था, कुछ फंक्शनैलिटीज अब रिक्वायर्ड हो रही हैं, उसकी वजह से मुझे शायद एक फंक्शनैलिटी को अपने एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर में ऐड करना पड़ा। मुझे ऐसा हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है जिसमें हमें फंक्शनैलिटी में कुछ और भी चेंजेस करने पड़ गए, बट मैं क्या चाहूंगा, अगर मैं चेंजेस कर रहा हूँ, चेंजेस करने का क्या मतलब होता है? चेंजेस करने का मतलब हुआ मैं सर्टेन कोडिंग में चेंज कर रहा हूं। अगर मैं कोडिंग में चेंज कर रहा हूं तो चीजें आपस में जितनी चीजें होती हैं वो इंटर रिलेटेड होती हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो ऐसी भी संभावना हो सकती है कि मैंने कहीं कोई चेंज किया और उस चेंज करने की वजह से कहीं और पर भी इफेक्ट आया, और अगर कहीं और इफेक्ट आता है तो मेरे वो फंक्शनैलिटी जो काम ठीक से कर रहे हैं, अब कहीं ऐसा ना हो जाए कि उनमें भी दिक्कत आना शुरू हो जाए। तो मेरे मन में एक इस तरह की शंका हो सकती है। इसका मतलब क्या हुआ, मैं चाहूंगा क्या, मैं ये चाहूंगा कि जो मैंने नए चेंजेस किए हैं वो ठीक हो, पर साथ में जो मेरे पुराने जहां मैंने चेंजेस नहीं किए हुए हैं वो तो चले ही ठीक ठाक, उसमें गड़बड़ी ना हो, ये जरूरी हमारे लिए है। यहां पर फिर कॉन्सेप्ट आता है इस चीज को रिग्रेशन टेस्टिंग का, जहां पर इन मॉडिफिकेशंस की वजह से मैं जब इन चीजों को जो अभी जो मेरा कंसर्न है इनको मैं इंश्योर करना चाहता हूं, तो फिर उसको हम लोग रिग्रेशन टेस्टिंग का नाम दे रहे हैं। नॉर्मली जब हम लोग, जब प्रोडक्ट बन रहा है, अभी प्रोडक्ट पहली बार बन रहा है और इस समय तो चेंजेस कर नहीं रहे हो, बल्कि प्रोडक्ट को तो डेवलप कर रहे हो। अगर प्रोडक्ट को डेवलप कर रहे हो तो वो उस समय जो टेस्टिंग हो रही है उसको हम लोग कह सकते हैं डेवलपमेंट के दौरान की हुई टेस्टिंग या डेवलपमेंट टेस्टिंग। तो डेवलपमेंट टेस्टिंग एक अलग चीज हो गई और रिग्रेशन टेस्टिंग एक अलग चीज हो गई। तो अब मैं मान लो रिग्रेशन टेस्टिंग करना चाहता हूं तो कैसे करूंगा, कोई मुझे बताएगा विजुलाइज करते हुए? टेस्टिंग का तो मतलब क्लियर है, टेस्टिंग का मतलब मुझे टेस्ट केसेस बनाने हैं, प्रोग्राम को रन करना है। मैंने थोड़े से मॉडिफिकेशन किए किसी भी वजह से, चाहे मैं बग को रिमूव किया, अगर मैं कोई बग जो पता चला उसको भी रिमूव किया तो मुझे टेस्ट तो करना पड़ेगा अब फिर से कि भाई अब मेरा सॉफ्टवेयर ठीक काम कर रहा है कि नहीं। और अगर मुझे टेस्ट को, अगर मुझे ये फिर से चेक करना है तो मैं टेस्ट केस तो बनाऊंगा ही। तो मैं जब टेस्ट केस बनाऊंगा, टेस्ट केस बनेंगे तो शुरू से बनेंगे ना सर। हाँ, तो अब यहाँ पर जो बनेंगे है कि मैं क्या पुराने टेस्ट केसेस का इस्तेमाल करूं जो मेरे पास एग्जिस्टिंग है, एक संभावना ये भी हो सकती है, और ये दूसरी चीज भी हो सकती है कि मैं पुराने तो इस्तेमाल करूंगा ही करूंगा और मैं कुछ नए करूंगा, अपने हिसाब से बना लूंगा। तो अगर मैं डेवलपमेंट टेस्टिंग की बात करता हूं तो डेवलपमेंट टेस्टिंग में चूंकि प्रोडक्ट पहली बार बन रहा है तो उस समय तो जितने भी टेस्ट केसेस हैं उनको मुझे लिखने पड़ेंगे, उनको मुझे बनाने ही पड़ेंगे। वेयरएज रिग्रेशन टेस्टिंग में दोनों पॉसिबिलिटी है, और पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है दैट वी मे ऑलरेडी यूज द अवेलेबल टेस्ट केस आल्सो, क्योंकि स्लाइट मॉडिफिकेशन हो बट मेरी रिक्वायरमेंट वही हुई हो, रही हो, कुछ बग हमने रिमूव किए हो, तो मैं फिर एग्जिस्टिंग टेस्ट केसेस जो पहले बना चुके थे मैं उसका इस्तेमाल करूं। एक तो दोनों में हमें क्लियर कट ये डिफरेंस दिख रहा है। और क्या हो सकता है, एनीवन? दूसरा ये हो सकता है कि अब जब हम बात कर रहे हैं तो रिग्रेशन टेस्टिंग में तो करंटली प्रोडक्ट काम भी हो रहा है, तो what we it may be possible that we want only to test the modified portion of the source code, जो मैंने changes जहां पर किए हुए हैं, and the portion which are being affected by the modification, जहां पर affected हुआ है उनको भी मैं जो है टेस्ट करूं अगर मुझे लगता है, और जो मॉडिफाई हुआ है। और अगर बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर और मैं पूरा का पूरा फिर से टेस्ट करने लगा तो मेरे लिए फिर एक टाइम कंज्यूमिंग काम हो सकता है। तो मैं रिग्रेशन टेस्टिंग में क्या कर रहा हूं, करूंगा, मैं चाहूंगा कि जहां पर चेंजेस हुए उसको तो मैं पक्का देख लूं कि वहां पर क्या सिचुएशन, उसके लिए तो टेस्ट केसेस होंगे ही। और अगर मुझे ये लगता है कि किसी और चीज को भी इफेक्ट कर रहा है, इन दैट केस उतने पोर्शन को भी मैं करूं।
Whereas अगर मैं डेवलपमेंट टेस्टिंग की बात करूं तो जितने पोर्शंस मैं बनाता जा रहा हूं उन सब के लिए मैं टेस्ट केस को डेवलप कर रहा हूं। ठीक है, मैं क्लैरिटी करने की कोशिश कर रहा हूं दोनों में। और कुछ तुम्हें लग रहा है डिफरेंस हो सकता है? एनीवन? जब तुम डेवलपमेंट टेस्टिंग कर रहे हो तो किस चीज का प्रेशर रहता है? जब प्रोडक्ट बना रहे हो तो किस चीज का प्रेशर रहता है? जब मिनी प्रोजेक्ट बना रहे थे या जब कोई प्रोजेक्ट बनाते हो किस चीज का प्रेशर था? टाइम का पहले तो टाइम से कंप्लीट होने का। यानी कि मेरे पास उस चीज का प्रेशर रहता है रिलीज डेट का, कब प्रोडक्ट को मुझे रिलीज करना है। ये बात हो रही है डेवलपमेंट टेस्टिंग के दौरान। और रिग्रेशन टेस्टिंग, व्हाट अबाउट रिग्रेशन टेस्टिंग? ये कब परफॉर्म हो रहा है? कहीं तो डिप्लॉय भी होगा तब भी होगा सर, ये तो हमेशा होता रहेगा प्रोजेक्ट। ये तो हमेशा होता रहेगा। तो अगर देखा जाए इट इज परफॉर्म्ड इन क्राइसिस सिचुएशन। अचानक एक सट्टा हुआ सॉफ्टवेयर है और पता चला बग है, अचानक मुझे चेंज करना पड़ रहा है और मैं उस पर काम भी कर रहा हूं, तो वहां तो प्रेशर था टाइम का, रिलीज डेट का। यहां पर तो मैं कहूं तो शायद ज्यादा टाइम कॉन्स्टेंट्स आ रहे हैं, और अगर ज्यादा टाइम कॉन्स्टेंट्स आ रहे हैं तो ये जो सिचुएशन आ रही है इसको मुझे परफॉर्म करना पड़ रहा है क्राइसिस सिचुएशन में। ठीक है, यस सर। एक तो और ये डिफरेंस हो रहा है। और कुछ? और कुछ? जब हम टेस्टिंग करते हैं तो टेस्टिंग करने के दौरान, डेवलपमेंट टेस्टिंग के दौरान एक उसके नाम पर एक सेपरेट बजट रहता है। तो सेपरेट बजट एलोकेशन होता है और सेपरेट टाइम दिया जाता है डेवलपमेंट टेस्टिंग के दौरान। हम ये मान के तो चलते नहीं है कि मेरे सॉफ्टवेयर में चेंजेस होंगे तो मैं ये कहूं कि क्या सेपरेट टाइम इसके लिए अवेलेबल है? नहीं, प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो कोई टाइम अवेलेबल नहीं है। ये तो क्राइसिस सिचुएशन में मुझे इसको ठीक करना पड़ रहा है। और देखा जाए तो जनरली कोई ऐसा बजट अलग से स्पेशली असाइन नहीं होता है इस तरह की सिचुएशन को लेकर। तो जो दोनों में डिफरेंस आ रहा है वो एक तरीके से फिर ये भी आ रहा है दैट देयर इज सेपरेट एलोकेशन ऑफ बजट एंड टाइम इन केस ऑफ डेवलपमेंट टेस्टिंग, whereas practically no time, and you can say that in general there is no separate budget allocation in case of regression testing. ठीक है, I hope you agree. डेवलपमेंट टेस्टिंग में और हम क्या कर रहे हैं? वी फोकस ऑन द होल सॉफ्टवेयर विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइंडिंग फॉल्ट्स, कहां गड़बड़ी हो सकती है। Whereas in case of regression testing, the focus is mainly on the modified portion, जहां पर changes हुए हैं, and other affected portions with the object of ensuring कि जो affected portion है और जो नए modification है वो ठीक तरीके से काम। ठीक है, और कुछ? और कुछ? Anything else which you would like to say? Development testing is done once in lifetime. पहली बार जब प्रोडक्ट बन रहा होता है, जब पहली बार वो नया नया प्रोडक्ट बन रहा होता है। और रिग्रेशन टेस्टिंग जो हो सकता है वो जब प्रोडक्ट काम कर रहा है उसको बार बार करना पड़ सकता है, फिर से नया नहीं बना रहे हम। जब हम पहली बार सॉफ्टवेयर को नया बनाते हैं तो डेवलपमेंट टेस्टिंग हो रही होती है। और रिग्रेशन टेस्टिंग की अगर हम बात कर रहे हैं तो उस समय फिर वो बार बार किया जा सकता है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसके अलावा और भी इसमें अगर हम थोड़ा सा सोचें तो और भी हमारे पास अभी डिफरेंसेस निकल सकते हैं। बट आई बिलीव कि इस डिस्कशन से इतना तो क्लियर हुआ होगा कि दोनों में फर्क क्या है, डेवलपमेंट टेस्टिंग और रिग्रेशन टेस्टिंग में। तो अपने हम लेक्चर में आगे एक बार इसी को हल्का सा लेते हुए आगे फिर बढ़ेंगे, पुरानी चीज को लेते हुए कि आखिरकार रिग्रेशन टेस्टिंग का प्रोसेस क्या है, प्रोसेस क्या चीज है, और उसको लेकर हम लोग फिर अपने अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस बेटा इतना ही। थैंक यू एवरीवन। ओके, थैंक यू सर। ओके बेटा, बाय एंड हैप्पी लर्निंग।